जरा ध्यान से देखिए, मेरे अगल बगल और मेरे पीछे दिख रही है इन तस्वीरों को पहचानिए, क्योंकि यह पाकिस्तान से घुसे हुए कोई आतंकवादी नहीं है। ये हमारे बीच पल रहे गद्दारों की तस्वीरें हैं। ये हमारे देश के उन दुश्मनों की तस्वीर है, या सच कहें तो ये उन नमक हरामों की सूरत है। वो नमक हराम जो बाहर से तो सभ्य लेकिन भीतर से एकदम सांप की तरह हैं। और यह तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि जब तक इस देश में हमारे बीच ऐसे सपोले, ऐसे सांप पलते रहेंगे, हम और आप बारूद के ढेर पर बैठे हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुर मुत्तों की तरह उग रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो सुबह मरीजों को दवा देते हैं, लेकिन शाम को देश को बर्बाद करने के लिए और जैश-ए-मोहम्मद के जैसे आतंकी संगठनों के लिए बारूद इकट्ठा करने का काम करते हैं। यह तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि हिंदुस्तान को खतरा बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने घर के दुश्मनों से है। अब जरा इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 19 अक्टूबर 2025 की यह बात है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है बनपोरा नौगांव। बनपोरा नौगांव में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टर थे जो दीवारों पर चिपकाए गए थे, यानी कि दीवारों पर चस्पा किए गए थे। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को वो पोस्टर दिखाई देते हैं। पुलिस ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और यह जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार दीवारों पर यह जैश-ए-मोहम्मद के जो पोस्टर हैं यह किसने लगाए हैं। यह पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है और कश्मीर में आखिरकार यहाँ पर इसका क्या काम है। यह बात जानने और समझने की जब पुलिस कोशिश करती है तो एक नाम सामने आता है डॉक्टर आदिल अहमद का। डॉक्टर आदिल अहमद का नाम आता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पोस्टर को लगाने के पीछे का क्या कारण है। क्या तुम इस देश में आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हो। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही थी। फिर एक दिन एक नाम और सामने आता है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक अल फलाह यूनिवर्सिटी है और उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीनियर डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर शकील मुजमिल होता है। अभी तक जम्मू कश्मीर की पुलिस इस केस में काम कर रही थी और जैसे ही हरियाणा के गुरुग्राम का नाम सामने आता है तब हरियाणा की पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों की पुलिस एक साथ मिलकर काम करती है और इंटेलिजेंट ब्यूरो को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और तीनों मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, आखिरकार बात क्या है। तभी 30 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मुजमिल शकील को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जा रही थी। हमें कुछ पुख्ता जानकारियां मिले हैं, पुख्ता कुछ सबूत मिले हैं, कुछ बड़ी घटना को तुम लोग अंजाम देने वाले हो। इससे पहले कि वो बात बता पाता पुलिस को ये जानने में कई दिन का समय लग जाता है। ये तारीख थी 9 नवंबर 2025 को। पुलिस ने हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद के पास में से एक गांव लगता है जिसका नाम धौंज गांव होता है। धौंज गांव में एक ऐसा मकान जो एक तरह से गोदाम के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने जब वहां जाकर रेड मारी, वहां जाकर देखने की कोशिश की तो वहां पर 12 छोटे बड़े सूटकेस मिलते हैं। जब उन सूटकेसों को देखा जाता है तो उसके अंदर 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ थे। ऐसे विस्फोटक पदार्थ थे यदि वह फट जाए या उसका गलत हाथों से इस्तेमाल कर लिया जाए तो कई किलोमीटर तक धमाका हो सकता था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ जनहानि हो सकती थी, बड़ी संख्या में नुकसान हो सकता था। तो पुलिस ने अब आगे की ओर देखना शुरू किया, जांच पड़ताल करना शुरू किया। तो इसी जगह पर पुलिस को असॉल्ट राइफल मिलती है AK-47 से। थोड़ा सा साइज इसका छोटा होता है लेकिन इसकी मारक क्षमता AK-47 से कम नहीं होती। 3 मैगजीन मिलती है। इस डॉक्टर की निशानदेही के आधार पर 84 जिंदा कारतूस वहां से मिलते हैं। एक पिस्टल मिलती है, 8 लाइव राउंड मिलते हैं। जैसे ही ये इतना सब कुछ वहां से मिलता है, मिलने के बाद अब चाहे IB हो, हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो एक तरह अपने मन में खुशी मना रही थी। खुशी इसलिए मना रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि हमने देश में होने वाली एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया है। जो आतंकवादी साजिश रची जा रही थी उसे हमने टाल दिया है, या फिर यूं कहे खत्म कर दिया है, उसको नस्ते-नाबूद कर दिया है। बस ये सोचकर वो अभी इस बात की खुशी मना ही रहे थे। या यूं कह सकते हैं कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ा रही थी। इससे पहले पुलिस IB या फिर ऐसी जांच एजेंसी किसी जांच के नतीजे पर पहुंचती, एक बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा धमाका हो जाता है
कि उस धमाके की गूंज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों तक सुनाई देती है। इसमें लगभग 12 या 13 लोग मारे जाते हैं, करीब करीब 29 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास घोष और आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लाल किले से लगभग 300 मीटर दूर लाल किला मेट्रो स्टेशन है, उसका गेट नंबर 1 और यह तारीख 10 नवंबर 2025 के शाम लगभग 6:52 के आसपास का समय था। वाहन धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि एक ऐसी जगह जहां सामने लाल किला है तो दूसरी तरफ चांदनी चौक है। यहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है, जाम लगते रहता है, चाहे रात हो या फिर दिन। लोग यहाँ एक दूसरे से सटकर चलते हैं, वाहन धीरे धीरे वहां से निकलते हैं और जब वहां लाल बत्ती हो जाती है तब कुछ स्थिति और भी भयानक हो जाती है क्योंकि ज्यादा वाहन हो जाते हैं। धीरे धीरे वहां से कदम बढ़ाए जाते हैं। इसी बीच में एक जोरदार धमाका होता है और ऐसा धमाका होता है जिसकी आग का गुब्बारा जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। इसकी गूंज लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है। लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार है तो क्या है। जो आसपास के लोग थे वो एक दूसरे से सटकर चल रहे थे, जो वाहन थे वो जो सटकर चल रहे थे, उस वाहन के गोले ने एक बड़ी संख्या के वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया और इस जोरदार धमाके के बाद लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें लोग कर रहे थे, लोगों की चीख पुकार मच जाती है, एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो भी इस धमाके की चपेट में आया उसके वहां चिथड़े उड़ जाते हैं। जो इस धमाके की उस आग के गुब्बारे में आता है वो पूरी तरह से झुलस जाता है, जल जाता है। यहाँ बस चीख पुकार मचना शुरू हो जाती है। जिसको जैसा मौका मिल रहा था वैसे वैसे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। आग ने जो विकराल रूप धारण किया था वो और ज्यादा विकराल होता चला जाता है। तभी नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है। जैसे ही सूचना मिलती है टीमें वहां मौके पर पहुंच जाती है, बाद में जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में कई वीडियो थे जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना चालू हो जाते हैं। जैसे वाहनों में आग लग रही थी, लोगों के बीच में भगदड़ मच रही थी। एक ऐसा वीडियो भी था जिसमें यह कहते हुए सुना जा रहा था कि एक i20 कार है जिसके पिछले हिस्से में जहां पर सीएनजी का जो सिलेंडर रखा होता है उसमें एक बड़ा धमाका हुआ है। उसकी वजह से ही उसने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया था और इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। लोग अपनी अपनी तरीके से अंदाजा लगा रहे थे। पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है, घायलों को तुरंत तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जो मृतक थे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था और जब ये गिनती शुरू होती है तो करीब 8, 9, कभी 10, कभी 11 दर बदर ये गिनती आगे बढ़ती ही चली जाती है। दोस्तों, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो घटनाक्रम को सुना रहा हूं तब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 13 मृतकों की संख्या बताई थी और लगभग 21 या 22 के आसपास घायल उसमें बताए जा रहे थे। अब पुलिस हो या फिर जांच एजेंसियां सभी मौके पर पहुंचने लगते हैं, जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं कि आखिरकार क्या यह सचमुच कोई आतंकी घटना है। सिलेंडर फटने से यहाँ पर इतना लीकेज हुआ है जिससे आग का विकराल रूप धारण किया है। आग ने पुलिस प्रशासन की टीमें जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए जाते हैं। सीसीटीवी के माध्यम से पता चलता है कि जो i20 कार थी जिसका नंबर था HR26 CE 7674, इस गाड़ी के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जैसे जैसे देख कर रहे थे तो बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं। यह 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में ये गाड़ी देखी जाती है। यहाँ से निकलने के बाद टोल रिकॉर्ड के अनुसार सुबह 8:30 बजे अस्पताल बदरपुर टोल पर यह फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ रुख करती है और यह गाड़ी जिसमें ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, यह गाड़ी ओखला इंडस्ट्री यूरिया की तरफ जाती है और वहां पर जब इसमें शायद तेल खत्म हो रहा था या फिर इसका फ्यूल कम हो रहा था तो यह तेल भी भरवाती है। वहां के बाद यह गाड़ी जो i20 कार है वह लाल किला परिसर में सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में जाकर खड़ी हो जाती है। दोपहर 3:19 के आसपास और शाम 6:48 तक यह पार्किंग में ही रहती है। और जब जांच एजेंसियों ने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, जब आरटीओ से इसका पता किया जाता है तो एक नाम सामने आता है, मोहम्मद सलमान, शांति नगर, हाउस नंबर 631/21 में यह रहता है, गुरुग्राम
कि हरियाणा का यह एड्रेस होता है। पुलिस जब इस घर के पते पर पहुंचती है तो घर जाने के बाद पता चलता है कि मोहम्मद सलमान का घर नहीं है, बल्कि यह तो दिनेश का घर है। अब दिनेश का दरवाजा खटखटाया जाता है, उसकी माँ निकलकर सामने आती है, दिनेश भी निकलकर आता है। उससे पूछा जाता है कि मोहम्मद सलमान से हमें बातचीत करनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। घर वाले कहते हैं कि यह घर दिनेश का है, ना कि मोहम्मद सलमान का है। वहां मोहम्मद सलमान जो था वो साल 2016 में आता है और साल 2021 में यहाँ से वह चला जाता है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो एक कमरे में रहता था, उसी में वह अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया करता था। ग्लास की कंपनी में काम करता था। फिलहाल अब वह ग्लोबल सोसाइटी सोहाना में शिफ्ट हो गया है। तभी पुलिस की टीम जो होती है वो इसे दिनेश को अपने साथ लेके जाती है ताकि यह पता चल सके कि उसकी चेहरे की पहचान की जा सके कि मोहम्मद सलमान आखिर दिखता कैसा है और कहाँ रहता है। उसके एड्रेस पर पुलिस जाती है तो दरवाजा खटखटाया जाता है। उसकी बेटी निकलकर आती है, पूछती है क्या बात है, आपको किससे मिलना है। उससे कहा जाता है कि हमें मोहम्मद सलमान से बातें करनी है। तो वह कहती है कि मोहम्मद सलमान घर के अंदर सोए हुए हैं, वह मेरे अब्बू लगते हैं, मैं उन्हें अभी उठाकर लेकर आती हूँ। इस तरह से वो लड़की अंदर जाती है, अपने अब्बू को बाहर लेकर आती है। कुछ अधिकारी खड़े हुए थे, पुलिस वाले खड़े हुए थे, जांच एजेंसियों के ऑफिसर्स खड़े हुए थे। मोहम्मद सलमान जब उनसे बातचीत करना शुरू करता है, पहले तो जांच एजेंसियां मोहम्मद सलमान को हिरासत में लेती हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा जाता है कि HR 26 CE 7674 इस गाड़ी के बारे में आप क्या जानते हो। वो कहता है कि साहब ये गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है। अब से लगभग 1.5 साल पहले उसने इस गाड़ी को देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था और देवेंद्र नाम के व्यक्ति के पास ही ये गाड़ी होगी। उसके बाद इसकी कोई जानकारी इसे नहीं है। पुलिस ने इस केस में एक से दूसरी कड़ी को जोड़ना शुरू किया और जैसे जैसे चेन जोड़ने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि 1 साल में इस कार को, जिसका नंबर HR 2676 है, वह गाड़ी 1 साल में लगभग 7 अलग अलग लोगों ने खरीदी थी। 7 अलग अलग इसके मालिक बन चुके थे और अंत में जो इसका मालिक होती जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला होता है। बस पुलिस के कान यहीं से खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस के दिमाग बिल्कुल ये बात सटीक बिल्कुल फिट बैठ जाती है कि शायद यह गैस सिलेंडर तो नहीं फटा होगा इसमें, न ही CNG फटा होगा, जरूर कुछ न कुछ इसमें झोल है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो CCTV फुटेज के माध्यम से अब जो ड्राइवर होता है उसके चेहरे की पहचान करने की कोशिश की जा रही थी कि हालांकि उस ड्राइवर ने काले रंग का एक मास्क लगाया हुआ था। चाहे दिल्ली हो या मुंबई, ऐसे बड़े बड़े शहर महानगरों में चौराहों पर महंगे महंगे CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं। यदि उन CCTV कैमरों की रेंज को देखा जाए तो बताया जाता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक की रेंज को ये CCTV कैमरे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कवर करते हैं। तो वो तो दिल्ली जैसी जगह, बड़ी जगह थी। लाल किले के आसपास की बात हो, चांदनी चौक के आसपास की जो बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है, वहां से कोई व्यक्ति अगर गुजरे तो जाहिर सी बात है उसके तो एक एक अंक को भी उन CCTV कैमरों की मदद से देखा जा सकता है, क्योंकि उन कैमरों की क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है। जब कैमरों की क्वालिटी के माध्यम से उस ड्राइवर के बारे में कैमरों के माध्यम से पता करने की कोशिश की जा रही थी, जहां जहां से वह कार चली थी, कहां गई थी, कहां से आ रही थी, हर जगह उसने कहां कहां तेल डलवाया था, वहां से जब पता चलता है तो एक व्यक्ति जिसकी शक्ल काफी मैच कर रही थी, उसका नाम सामने निकल कर आता है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी उर्फ मोहम्मद नबी उर्फ से। हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ था। जब उसके बारे में पता चलता है तो वह फिलहाल वर्तमान में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में इसकी पोस्टिंग होती है। और जब ये कार फटती है तो वो कार में धमाका होता है, तो कार के धमाके के साथ उसके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने और थोड़ी सी इसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया तो ये उमर ने MD की पढ़ाई करने के बाद अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट भी रहा था और उसके बाद वह फरीदाबाद में आकर शिफ्ट हो जाता है। एक तरफ तो ये धमाका होता है और उसके ठीक 24 घंटे पहले 10 नवंबर फरीदाबाद के पास होंज गांव जो लगता है, उसमें बड़ी मात्रा में 358 किलोग्राम के आसपास जो विस्फोटक पदार्थ था, पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने उन कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू किया। और जैसे जैसे यह खबर सोशल मीडिया, अखबारों में या फिर अलग अलग टीवी चैनल्स के माध्यम से चलना शुरू होती है तो फिर देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, गृह मंत्री हो, ये सभी इस मामले की अपडेट लेना शुरू कर देते हैं, खबर लेनी शुरू कर देते हैं, जांच पड़ताल के लिए आदेश भी दिए जाते हैं।
जो भी होगा दोषी उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुरगी पुलिस ने तमाम कोशिशें की, मेहनत की, लेकिन शायद उनकी मेहनत में थोड़ी सी देर हो गई। यदि थोड़ा और तेजी से जांच की जाती, जैसे ही फरीदाबाद में 358 किलोग्राम का यह विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया था, हो सकता है कि डॉक्टर उमर भी पकड़ा जाता और शायद यह धमाका वहां पर नहीं होता। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में, जांच एजेंसियां लगी हुई है। गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को जांच सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस से इस डॉक्टर उमर की मां और भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया है। डीएनए सैंपल लिया गया है ताकि जांच पड़ताल में ये पता हो सके गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा था, जो ड्राइवर बैठा था, क्या वाकई वो डॉक्टर उमर था या फिर और कोई बैठा हुआ था। अभी हर छोटे से छोटे पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है। जो लोग भी इस घटना से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वो भी जांच के घेरे में आ चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसमें से करीब 68 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जो डॉक्टर पकड़े गए हैं या डॉक्टर मारा गया है उसके इर्द गिर्द, उसके संपर्क में जितने भी लोग थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। और इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया है। जो मरने वाले हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के पूरी तरह चीथड़े उड़ चुके हैं, जिनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है। और कई लोग ऐसे घायल हुए हैं। वो लोग थे जो या तो चांदनी चौक में खरीदारी करने के लिए आए थे या फिर घूमने के लिए आए थे, लाल किला देखने के लिए आए थे। ये सभी आम लोग थे, बेकसूर लोग थे। इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे घटनाक्रम से इनका कोई वास्ता नहीं है। इन बेकसूरों को बेवजह मौत की नींद सुला दिया गया है। कोई बेचारे हाथ पैरों से अपंग हो चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और सावधान करना है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहां भी हो सावधान रहें, सुरक्षित रहें।